हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि अब ट्रांसफर पर रिलीव होना स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे कार्मिक तो ट्रांसफर पर रिलीव हो भी गए होंगे और अभी बहुत सारे ऐसे कार्मिक हैं जो कि ट्रांसफर पर रिलीव होने वाले हैं। तो सभी ट्रांसफर पर जाने वाले कार्मिकों का यह वीडियो बहुत ही काम की चीज़ है। आप वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं ट्रांसफर से रिलेटेड। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं सबसे जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग ट्रांसफर जाने से पहले हमको जेटी को लेकर के शक होता है और खासकर हम यह वीडियो बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में जो आने वाले हैं और जो नॉर्थ ईस्ट से जाने वाले हैं। इन लोग को बहुत ऐसे कार्मिक हैं आज के डेट में भी कि उन लोग को ये नहीं जानकारी है कि नॉर्थ ईस्ट से आने वाले जो हैं और नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफर पे जाने वाले जो भी कार्मिक हैं, वो एडिशनल 2 दिन का जेटी काट सकते हैं। सामान्य जेटी से जो नॉर्मल जेटी मिलता है, उससे एडिशनल आप 2 दिन ले सकते हैं अवेल करके और आपको रिपोर्ट करना है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं नॉर्मल जेटी का, यानी कि सामान्य जेटी क्या होता है। उसका डिस्टेंस है दोस्तों कि 1000 किलोमीटर और उससे कम। अगर 1000 किलोमीटर की दूरी आपको जीसीटी जूसी काउंट होता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। अगर कोई नए भर्ती होंगे, नए कार्मिक होंगे तो उनको लिए बता देता हूँ कि ग्रुप सेंटर टू ग्रुप सेंटर होता है काउंटिंग जेटी का। ऐसा नहीं है कि आपका यूनिट के हेडक्वार्टर से जिस यूनिट में ट्रांसफर हुआ है उसके हेडक्वार्टर तक, ऐसे जो यूनिट के हेडक्वार्टर होते हैं ग्रुप सेंटर, तो आपका जो ग्रुप सेंटर है, यूनिट का जो ग्रुप सेंटर है, उसकी दूरी से वहां से लेकर के और जहां पर आपका ट्रांसफर हुआ है जिस भी यूनिट में, उसका ग्रुप सेंटर कौन सा है, तो उसके ग्रुप सेंटर की दूरी को काउंट होता है, ठीक है। तो जीसी टू जीसी यानी ग्रुप सेंटर टू ग्रुप सेंटर की दूरी 1000 किलोमीटर या उससे कम हो तो उस कंडीशन में आपको 10 दिन जेटी बनता है, ठीक है। लेकिन जेटी के दौरान अगर सॉरी आपको बाय रोड जो रास्ता है, उस रूट के दौरान अगर 200 किलोमीटर बाय रूट का रास्ता हो, तो उस कंडीशन में आपको 2 दिन एडिशनल जेटी और बनता है, यानी कि 12 दिन बनता है। समझ गए होंगे? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हैं, तो ट्रेन का रूट है आपका और आपका 50 किलोमीटर अगर आपको जाना पड़ गया बाई ऑटो, बाई बस से, तो उस कंडीशन में भी आपको 10 दिन ही जेटी बनेगा। लेकिन अगर ट्रेन का रास्ता है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम गए जहाँ पर मेरा यूनिट है, वहाँ पर हम गए और वहाँ से ट्रेन से हमको 200 किलोमीटर दूर जाना है बाई रोड यानी कि बाई बस जाना हो, उस कंडीशन में 12 दिन बनेगा। या तो फिर जैसे कि हम मणिपुर में हैं और वहाँ से हमको दीमापुर ट्रेन पकड़ने में हमको 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी हमको 2 दिन यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा बनेगा। 10 दिन जो नॉर्मल जेटी है, उसके लेकर के फिर 12 दिन हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर का 12 दिन और जो बाय रोड वाला हम जो नियम बताएं उस कंडीशन में 15 दिन बनता है। और जिसको 2000 किलोमीटर या उससे ज्यादा की दूरी है जीसी टू जीसी, उस कंडीशन में 15 दिन बनता है, बाय रोड हो या फिर जो बाय ट्रेन हो। तो सभी में रूल्स इनका सेम है, जिनका भी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है, उनको 15 दिन मैक्सिमम जेटी बनता है। यह तो हो गई दोस्तों नॉर्मल जेटी के बात और जो बाय रोड वाला, डिस्टेंस वाला। अगर दोस्तों आप बाय फ्लाइट जाते हैं, तो फ्लाइट से जाते हैं उसमें चाहे दूरी कितना भी हो, उसमें मैक्सिमम आपका 12 दिन ही जेटी बनता है। आप यहाँ पे जैसे कि नीचे हम यहाँ पर लिख भी रखे हैं हिंदी में। तो बाई फ्लाइट अगर आप जा रहे होंगे, तो आपको मैक्सिमम 12 दिन जेटी मिलेगा। इसका एक बचने का उपाय है कि अगर आप बाई ट्रेन वहाँ पर ऑफ़िस में शो करते हैं और आप भले ही बाई फ्लाइट से गए हो, तो उस कंडीशन में आप पूरा जेटी अवेल करके और रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको जब रिपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पर यह नहीं आपको शो करना पड़ेगा कि मैंने बाई फ्लाइट से आया हूँ और आप वहाँ ऐसा नहीं कि ट्रांसफर टीए क्लेम करते टाइम आप फ्लाइट वाला टिकट लगा दें। तो यह इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब दोस्तों हम समझते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला, तो यहाँ पर हम टोटल डे भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों जो भी है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं ना कौन-कौन से भी आते हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग होता है सिक्किम, अंडमान निकोबार और जो भी आइसलैंड है और लक्षद्वीप एंड लद्दाख, ये सभी को इंक्लूड करके एंड नॉर्थ ईस्ट वाले जो भी हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम जो, यह सारे में जितने भी यूनिट हैं, वहाँ से जाने वाले कार्मिक, ट्रांसफर पे वहां से जाने वाले कार्मिक या फिर इस लोकेशन में आने वाले कार्मिक सभी 2 दिन एडिशनल जेटी काट करके रिपोर्ट कर सकते हैं। यह रूल्स में है, ऐसा कुछ नहीं है और यह बहुत पहले से ही रूल्स में है, लेकिन फिर भी ऐसे कार्मिक, बहुत सारे ऐसे कार्मिक हैं जो कि इसका बेनिफिट, इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कर देते हैं जैसे कि 2 दिन।
तो जिसका 1000 किलोमीटर से कम है, अगर हम इसको नहीं मान के चलते हैं बाय रोड वाला, तो 2 दिन इंक्लूड करते हैं, तो जिसका 10 दिन है, तो 12 दिन बनेगा। अगर बाय रोड अगर जर्नी है, तो फिर 12 के दिन का फिर 14 दिन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मोर देन जो है 1000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक का, इनका 2 दिन प्लस करते हैं, तो 12 दिन दा सॉरी 12 दिन था, तो इनका हो गया 14 दिन। और अगर बाय रोड जो है 200 किलोमीटर अगर उनके केस में इंक्लूड होता है, तो 15 दिन जेडी बनते हैं, 2 दिन और जुड़ता है, तो 17 दिन हो जाता है। इसी तरीके से मोर देन 2000 यानी कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर 2 दिन इंक्लूड करेंगे, तो 15 दिन का 17 दिन बनेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना मान के चलते हैं, जैसे कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ है असम से दिल्ली में, तो वो है करीब 2200 किलोमीटर है। तो मेरे केस में क्या बनेगा, नॉर्मल जेटी जो है, वह 15 दिन मिल गया और साथ में मेरा 2 दिन नॉर्थ ईस्ट से मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो उस कंडीशन में 2 दिन और हो गया, 17 दिन हो गया। तो आप इस तरीके से आपको जेटी अवेल करना है। साथ में दोस्तों और एक बात बहुत सारे दोस्त नहीं जानते हैं, जो कि जब भी आप जेटी जाते हैं, अगर जेटी जैसे ही खत्म होता है, उसके लास्ट डे संडे हो या फिर जीएच हो, तो उस कंडीशन में भी वह माना नहीं जाएगा, वो आपको अवेल करके तो ही जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए हम ऊपर में रूल्स मेंशन कर दिए हैं, और जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा अगले दिन संडे हो गया, तो हम यहाँ संडे मेंशन कर दिए, तो 13 दिन हो गया। यहाँ पर तीनों में हम संडे मेंशन कर दिए हैं। मेरे केस में अगर किसी केस में संडे वैसा दिन आ रहा हो या जीएच आ रहा हो, तो आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं लास्ट डे का, हॉलिडे का। तो फिर मेरे केस में कितना हो गया, 18 दिन। तो अगर 15 और 17 दिन जैसे मैंने जेटी करा, यानी कि एग्जांपल मुझे बोले तो 15 जून को अगर मेरा फॉर एग्जांपल 15 जून को मेरा जेटी खत्म हो रहा है, ठीक है, 17 दिन, और जो कि 16वां दिन है, यानी कि 16 जून को वह संडे हो रहा है या फिर 16 जून को जीएच हो रहा है, तो वह हम अवेल करेंगे और फिर हम जाकर के 17 जून को रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जेटी को अवेल करना है। अब आते हैं दोस्तों जेटी के दौरान इन रूट लीव। तो इन रूट लीव जो होता है दोस्तों, तो यहाँ आप जेटी के साथ जब इन रूट ले रहे हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन है, यह पहले जेटी में काउंट होता था, ठीक है। तो यह जेटी में काउंट अब नहीं होगा। इसको आप जो अगर संडे आपके केस में मिलता होगा, इसको आपको हटा देना है, क्योंकि अब आप इन रूट छुट्टी ले रहे हैं। तो यह जो जेटी मिल रहा था, अब वह इन रूट में विथ परमिशन में काउंट होने लगेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप हम जेटी के जैसे कि 17 दिन मेरा जेटी बन रहा है, 15 दिन नॉर्मल जेटी और 2 दिन नॉर्थ ईस्ट वाला जेटी, 17 दिन हो गया मेरे केस में। इसके बाद हम इन रूट 10 दिन हम ले रहे हैं, तो 10 दिन ले रहे हैं, तो अगर फर्स्ट डे यानी कि 18वां दिन मेरा संडे है, तो वह विथ परमिशन छुट्टी के साथ हो जाएगा। जैसे कि पहले हम लोग छुट्टी काटते हैं, तो फर्स्ट संडे जैसे लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ फर्स्ट संडे मिल जाएगा। फिर हम काउंट करेंगे, अगर काउंट करके छुट्टी ले रहे हैं, तो लास्ट संडे भी मिल जाएगा। इस तरीके के कैलकुलेट होगा, फिर अपना हिसाब से कैलकुलेट करना है, इसके बाद आपको रिपोर्ट करना है उस हिसाब से। दोस्तों और कुछ बेसिक जो जानकारी है वो भी जान लेते हैं। ट्रांसफर जाने से पहले आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, कोशिश करना है आपको कि सीए जो है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वह अप्रूव हो जाए, सैंक्शन हो जाए। नहीं तो फिर वह लेट होता है, आपका फाइल यहाँ से भेजेंगे नेक्स्ट यूनिट में, इसके बाद फिर यानी कि कुल मिलाकर के आपको लेट होगा। मिलने के लिए तो मिलेगा, बशर्ते लेट होगा, लेकिन कोशिश करना है कि यहीं पर हमारा ऑर्डर हो जाए। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, आजकल तो सबसे ज़्यादा यूनिट हो गया है रेगुलर 2 टीएडीए। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर आपको यूनिट मिलेगा रेगुलर 2 टीएडीए वाला। तो रेगुलर 2 टीएडीए कोशिश करना है कि आपको जब भी आप रिलीव हो रहे हैं, तो उस दौरान आपको रेगुलर 2 टीएडीए पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं इस केस में, तो फिर आपके कंपनी वाले मैसेज देंगे हेडक्वार्टर को, फिर हेडक्वार्टर वाले आपको मैसेज देंगे आपके जो नेक्स्ट यूनिट है वहाँ पर, फिर आप रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद फिर जाकर के आपका प्रोसेस होगा रेगुलर 2 टीएडीए फिल करने के लिए। एग्ज़ाम्पल अगर आप छत्तीसगढ़ में जाते हैं, तो वहाँ पर भी अब कभी नहीं भरे होंगे, वहाँ के राइटर पूरा रिक्स अलाउंस वाले हैं। तो फिर वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा, थोड़ा-सा आपको डिले होते चला जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि रिलीव होने से पहले आपका रेगुलर 2 टीएडीए है वह कंप्लीट कर लेने के लिए, यानी कि जैसे कि आप हेडक्वार्टर से रिलीव हो गए, तो रिलीव होने के बाद जब भी आपको रिलीविंग ऑर्डर बनेगा, तो आपको कोशिश करना है कि रिलीविंग ऑर्डर जिस दिन आउट हुए उसी दिन आपको कंपनी राइटर को इन्फो कर देना है कि हम इतना तारीख को रिलीव हो गए, और जे ऑफिस को भी बता देना है कि हाँ, नहीं मेरा रिलीविंग जो सिग्नल है उसको जल्दी ही पास करा दीजिएगा। हो सके तो आप सिग्नल का कॉपी मंगा लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा राइटर से संपर्क करके और जल्दी से जल्दी यानी कि रिलीविंग ऑर्डर बनने से पहले आपका रेगुलर 2 टीएडीए भरा जाए।
नहीं तो अगर EC1 सर ने आपका रिलीविंग ऑर्डर बना दिए, तो यहाँ पर ना तो आपको पीपीएमएस से मैनेज हो पाएगा, ना ही आपका रेगुलर 2 टीएडीए जो है, कुछ भी मैनेज यहाँ पर नहीं हो पाएगा। फिर आपको जॉइनिंग ऑर्डर बनेगा, तो फिर अगला यूनिट ही कोई भी आपको ऑनलाइन वाला प्रक्रिया कर पाएँगे। साथ में दोस्तों इन रूट लीव, जैसे कि पहले होता था कि मूवमेंट ऑर्डर पर ही लिखा देते थे कि 10 डेज़ इन रूट, बट आजकल वैसा नहीं है। आजकल आपको कोशिश करना है, बहुत सारे यूनिट मैसेज भी दे रहे हैं कि जब भी रिलीविंग ऑर्डर बनाते हैं, यानी कि EC1 सर ने जैसे रिलीविंग ऑर्डर बनाते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आता है इन रूट लीव का। तो वहाँ पर ही आपको एंट्री करवा देना है इन रूट लीव के लिए। और नहीं तो फिर अगर आप पीपीएमएस में करते हैं, तो अगर रिलीविंग ऑर्डर बन गया और पीपीएमएस में आप अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, वहाँ का मैपिंग जो है पूरा इधर-उधर हो जाएगा और आपका छुट्टी पीपीएमएस में भी अप्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका पीपीएमएस तो इस यूनिट से आउट हो चुका है। जब आउट हो गया तो आप सबमिट किसको करेंगे पीपीएमएस में लीव? इसलिए इस चीज़ को खासकर ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि जब भी आप रिलीविंग ऑर्डर जब रिलीव होते हैं, तो आपको EC1 सर से कॉन्टैक्ट करना है और वहाँ पर बताना है कि मैंने एन रूट जा रहा हूँ, एन रूट लीव, वहाँ पर वह मेंशन कर देंगे आपका रिलीविंग ऑर्डर में लीव का डिटेल। साथ में दोस्तों बहुत सारे ऐसा सिचुएशन होता है कि जब आप ट्रांसफर पर होते हैं, तो खुदा ना खास किसी का प्रॉब्लम हो जाता है। यानी कि जैसे कि छुट्टी ही बढ़ाना हो गया, कोई कांड हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मतलब इस तरीके की कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो उस कंडीशन में बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन होता है कि अब हमारा कौन-सा यूनिट पत्राचार करेगी, कौन-सा यूनिट हैंडल करेगी मेरा केस को। यानी कि जिससे आप रिलीव हुए हैं वो या फिर अगले वाला यूनिट। तो दोस्तों एज़ पर जो इंस्ट्रक्शन आपका जब भी रिलीव हो जाते हैं, तो यहाँ का जो भी है आपका मैटर, सारे चीज़ अब नेक्स्ट यूनिट के ऊपर चला जाता है, यानी कि अब अगले यूनिट यानी कि जिस यूनिट में जा रहे हैं, वहाँ पर ही ए टू ज़ेड पत्राचार होगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, ओएसएल अगर होते हैं, तो ओएसएल का केस भी वही देखेंगे। जो भी आपका मेडिकल समस्या ही है, तो फिर भी आपको वही अगले यूनिट ही देखेंगे, ना कि आपको पिछले वाले यूनिट देखेंगे। तो ए टू ज़ेड छोटा भी पॉइंट हो टोटल, जो भी इस यूनिट में होता था आपका, पिछले यूनिट में, वह सारे अब अगले यूनिट वाले देखेंगे। ठीक है? भले ही आप छुट्टी पर क्यों ना हो, भले ही आप जेटी पर क्यों ना हो, ठीक है? भले ही आप रिपोर्ट नहीं किए हों, इसके बावजूद भी आपको वहाँ से संपर्क करना है, वहाँ के कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट करना है और वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करना है और इसके बाद सारी जो प्रक्रिया है, आपको फिर अगले यूनिट यानी कि जो नए बटालियन है, वही देखें। अभी दोस्तों जैसे कि एज़ ए सीआरपीएफ मेंबर तो सीआरपीएफ में बात करें तो यहाँ पर बाकी भी और भी सभी सीएपीएफ में यह हो गया है क्योंकि संभव ऐप हो गया, किसी-किसी डिपार्टमेंट में और कोई ऐप होगा जो कि मदिरा अलाउंस यानी कि रम अलाउंस होते हैं। तो रम अलाउंस जमा होता है हम लोग को कैंटीन में। तो उसके लिए दोस्तों ट्रांसफ़र जाने से पहले ही आपको यह कार्रवाई पूरा कर लेना है। जैसे कि एक एप्लीकेशन लिखना है कैंटीन मैनेजर या अपने कमांडेंट के नाम पर कि जो जमा की गई रम अग्रिम राशि जो है उसको वापस लेने के संदर्भ में उसके साथ आपका एक एप्लीकेशन लिखना है, साथ में एप्लीकेशन में मेंशन कर देना है बैंक अकाउंट, ब्रांच और जो भी आईएफएससी कोड होता है, यह सारी चीज़ मेंशन कर देना है, कितना अमाउंट जमा था, वह भी मेंशन कर देना है और साथ में उसके साथ बैंक पासबुक की कॉपी अटैच करके और आपको फॉरवर्ड कर देना है ताकि आपका जो वह पैसा है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो। और दोस्तों बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि इन रूट लीव ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो एक्चुअली जितना ज़रूरी है उतना ही इन रूट लीव भी लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपका इसमें फाइनेंशियल नुकसान है। जब आप सही समय से रिपोर्ट करेंगे तो उस डेट से ही जॉइनिंग डेट से आपको बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि आपको लगेंगे, ना कि आपको छुट्टी पर से। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड और कोई जानकारी होगा तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम लेकर के आएँगे आपको ट्रांसफर टीओ को लेकर के बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे कि 1/3 ट्रांसफर टीए में आपको क्या-क्या करना है। साथ में दोस्तों और एक बात जब भी आप ट्रांसफर जा रहे हैं अगर आप फैमिली आउट लिविंग परमिशन ले रखे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा ताकि ट्रांसफर टीए फिल करने में आपको आसानी हो। और टिकट भी आपको जैसे कि आईआरसीटीसी से टिकट अप्रोक्स करना है। और जो भी फ्लाइट टिकट अगर भी करते हैं, तो फ्लाइट टिकट में जेटी वाला रूल्स हम बता ही दिए कि मैक्सिमम 12 दिन ही अवेल कर सकते हैं, अगर फ्लाइट टिकट लगाते हैं तो। और फ्लाइट टिकट भी लगाएँगे तो फिर भी आपको थर्ड एसी का ही किराया मिलेगा, ना कि आपको फ्लाइट का किराया मिलेगा। जो आप एलिजिबल होंगे, वही किराया मिलेगा, थर्ड एसी, सेकंड एसी और जिसके लिए भी आप एज़ पर जो पे लेवल के अनुसार जो एलिजिबल हैं, उसी के अनुसार भी आपका जो टिकट है, वह क्लेम मिलता है। साथ में ट्रांसफर टीए भरने के लिए दोस्तों जो जो लगेज वगैरह का जो ये होता है, सूची होता है विवरण, जिससे आप ट्रांसपोर्ट किए हैं, उनका जो एक बिल वगैरह होता है, ड्राइवर का ड्राइवरी लाइसेंस, उनका आधार कार्ड, ये सारी चीज़ आपको ले लेना है ताकि आपको ट्रांसफर टीए-डीए फिल करने में परेशानी ना हो। और इससे लेकर के हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा ट्रांसफर टीए के लिए स्पेशल। तब दोस्तों मिलते हैं हम इसी तरीके की किसी न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।